अब से कुछ दिनों पहले ही जब इसराइल और ईरान के बीच तनाव अपनी चरम सीमा पर चल रहा था, तो एक महत्वपूर्ण घटना हुई जिसने इसराइल को चौंका दिया। इससे इसराइल की परेशानी बढ़ सकती है। तो दूसरी ओर घेराबंदी के लिए एससीओ के सहारे ईरान ने एक ऐसी डिमांड कर दी जिससे अमेरिका और इसराइल चारों खाने चित्त हो जाएंगे। दरअसल 11 जुलाई को रूस का इल्यूशन सेकेंड 76 विमान, जो अक्सर गुप्त सैन्य मिशनों के लिए जाना जाता है, उसकी लैंडिंग तेहरान में होती है और कुछ समय बाद ही रूस की एयर स्पेस में वापस चला जाता है। यह वही कार्गो विमान है जो हथियारों, मशीनरी और सैन्य उपकरणों की आपूर्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। इस विमान के उतरने को लेकर दुनिया भर में सैन्य और कूटनीतिक हलकों में कयासों का बाजार गर्म है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि रूस ने ईरान को उन्नत सैन्य सामग्री जैसे फाइटर जेट, एयर डिफेंस सिस्टम या मिसाइल तकनीकी भेजी होगी। हालांकि इसके बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई, लेकिन यह घटना रूस और ईरान के बीच सैन्य सहयोग को और मजबूत करने का संकेत देती है। रूस के इस कार्गो विमान के उतरने के ठीक बाद ईरान ने अपनी राजनीतिक और कूटनीतिक मोर्चे पर आक्रामकता बढ़ा दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने चीन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में इसराइल के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की अपील की। उन्होंने कहा, इसराइल ने 13 जून 2025 को ईरान की परमाणु और सैन्य साइटों पर हमला कर न केवल ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन किया, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का भी खुला उल्लंघन था। अरागची ने एससीओ से मांग की है कि ईरान को राजनीतिक, सैन्य और कूटनीतिक समर्थन प्रदान किया जाए ताकि वह इसराइल की आक्रामकता का मुकाबला कर सके। यह बयान रूस और चीन के साथ ईरान के बढ़ते रिश्तों को दर्शाता है, जहां दोनों देश सामूहिक रूप से इसराइल के खिलाफ बड़ी प्रतिक्रिया देने की दिशा में एकजुट हो सकते हैं। World-class faculty, cutting-edge labs, and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. अरागची ने एससीओ में अपनी बात रखते हुए कई प्रमुख प्रस्ताव पेश किए, जैसे अस्थायी निगरानी तंत्र। अरागची ने एससीओ से अपील की कि सदस्य देशों के संप्रभुता और सुरक्षा के उल्लंघन को रोकने के लिए एक अस्थायी तंत्र स्थापित किया जाए, जो सैन्य आक्रमणों, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और नैतिक उल्लंघनों का दस्तावेजीकरण करे। संकट समाधान केंद्र। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि एससीओ में एक ऐसा केंद्र बनाया जाए जो भी सभी प्रकार के एकतरफा प्रतिबंधों, वाणिज्यिक और बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा और संचार और आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुनिश्चित करने के लिए काम करे। क्षेत्रीय सुरक्षा मंच। अरागची ने एससीओ से एक क्षेत्रीय सुरक्षा मंच बनाने की अपील की, जिसमें सदस्य देशों के रक्षा और खुफिया विभाग एक साथ आकर आतंकवाद, संगठित अपराध और साइबर खतरे जैसे साझा खतरों को निपटने के लिए मिलकर काम करें। मीडिया और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाना। उन्होंने एससीओ देशों से सांस्कृतिक और मीडिया सहयोग को बढ़ावा देने की अपील की, ताकि पश्चिमी देशों द्वारा प्रायोजित प्रचार युद्ध का मुकाबला किया जा सके। इस कूटनीतिक पहल के साथ ही अरागची ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और अन्य एससीओ देशों से द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में क्षेत्रीय सुरक्षा, सैन्य सहयोग और बायलैटरल रिश्तों को मजबूत करने पर चर्चा की गई। इस समन्वित कूटनीतिक प्रयास से ईरान ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह इसराइल के खिलाफ सामूहिक प्रतिक्रिया के लिए रूस और चीन के समर्थन की ओर देख रहा है। चीन और रूस की भागीदारी ने यह भी संकेत दिया कि एससीओ का समर्थन ईरान को न केवल सैन्य मदद बल्कि कूटनीतिक सुरक्षा भी प्रदान कर सकता है। विशेष रूप से रूस का सैन्य समर्थन और चीन का कूटनीतिक बल ईरान को वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को मजबूती से प्रस्तुत करने में मदद कर सकते हैं। क्या रूस, चीन और ईरान इसराइल के खिलाफ खुलकर सैन्य कार्रवाई करेंगे या यह केवल एक राजनीतिक संदेश होगा? इस समय यह केवल कूटनीतिक और सैन्य बातचीत का हिस्सा प्रतीत हो रहा है, लेकिन आने वाले हफ्तों में हम देखेंगे कि एससीओ में ईरान की इन सैन्य और कूटनीतिक मांगों का क्या असर होता है। मध्य पूर्व में तनाव की आंच अब इसराइल के दरवाजे तक पहुंच गई है। ईरान समर्थित यमन के हूती विद्रोहियों ने इसराइल पर सीधा हमला करते हुए उसके रणनीतिक बंदरगाह शहर इलात की ओर एक ड्रोन दागा, जिसे इस्राएली सेना ने इंटरसेप्ट करने का दावा तो किया, लेकिन क्या यह वाकई में सच था, यह अभी तक सामने नहीं आ पाया। हालांकि इस हमले के दौरान कोई हताहत होने की खबर नहीं आई, लेकिन एक बात जिसने सभी को चौंकाया वह थी इस्राएली सेना की ये स्वीकारोक्ति कि हमले के वक्त किसी भी शहर में एयर रेड सायरन तक नहीं बजाया जा सका। आईडीएफ ने चैनलों को बताया कि प्रोटोकॉल के अनुसार सायरन एक्टिवेट नहीं किया गया, जिससे इस बात पर सवाल उठने लगे
क्या सुरक्षा एजेंसियां इस अचानक हमले के लिए तैयार थीं या यह इसराइल की चूक थी? इस बीच हूती विद्रोहियों ने न सिर्फ हमले की जिम्मेदारी ले ली, बल्कि इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सीधे धमकी दे डाली और इसके साथ ही एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया, तुम एक अपराधी हो, जालिम हो और तुम्हारा अंत तय है। चाहे तेल अवीव हो, इलाद, रेड सी की गहराइयां या दुनिया का कोई कोना, तुम्हें अब कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी। हूतियों ने साफ लफ्जों में कह दिया, वे अब केवल यमन या रेड सी तक सीमित नहीं रहेंगे। उनका अगला मोर्चा लेबनान, इराक, सीरिया और यमन से एक साथ इसराइल को घेरने का है। World-class faculty, cutting-edge labs, and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. इससे पहले 6 और 9 जुलाई को हूतियों ने 2 कमर्शियल जहाजों पर भी हमला किया था। 6 जुलाई को मैजिक सीज नाम का एक जहाज डुबो दिया था। 9 जुलाई को ग्रीस का जहाज एटर्निटी सी हूती मिसाइल का निशाना बन गया, जिसमें कुछ क्रू मेंबर्स मारे गए और कुछ अगवा कर लिए गए। यह दोनों हमले ऐसे समय में हुए जब मई महीने में अमेरिका और हूतियों के बीच एक अनौपचारिक तौर पर युद्ध विराम समझौता हो गया था, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जहाजों पर हमले न करने का वादा किया था। लेकिन इस समझौते में इसराइल को स्पष्ट रूप से बाहर रख दिया गया था। अब इसराइल लगातार अमेरिका से अपील कर रहा है कि वह हूतियों के खिलाफ अपने सैन्य ऑपरेशन दोबारा शुरू करे, लेकिन अमेरिकी प्रशासन इस मांग पर राजी नहीं हो रहा। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने अल जजीरा को बताया, हूतियों ने अमेरिकी जहाजों को नहीं बल्कि इस्राएली लिंक वाले जहाजों को निशाना बनाया है, इसलिए हमारी समझ बनी हुई है। नेतन्याहू के लिए एक राजनयिक झटका उस समय और गहरा गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहकर इसराइल का समर्थन करने से इनकार कर दिया कि उन्हें अब भरोसा नहीं। गौरतलब है कि हूतियों से सीज फायर के दौरान अमेरिका ने साफ तौर पर इसराइल का नाम नहीं लिया, बल्कि यूं कहें कि इसराइल को साफ तौर पर नकार दिया कि अब हूतियों से अकेले इसराइल निपटे। शायद इसीलिए अमेरिका अब इस जंग में कूदना नहीं चाहता, क्योंकि उसे पता लग चुका है कि हूतियों से निपटना कहीं न कहीं उसके लिए नामुमकिन जैसा बनता गया, जिसके कारण उसे सीज फायर करके जल्दबाजी में निकलना पड़ा। अब सवाल सिर्फ एक ड्रोन हमले का नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में फैलते युद्ध का है। क्या हूती अब इसराइल के खिलाफ एक फुल फ्लेज्ड वार की ओर बढ़ रहे हैं? क्या इलाद पर हमला एक ट्रेलर है और असली मोर्चा गाजा और लेबनान के बाहर अब यमन में खुल चुका है? इसराइल की सैन्य तैयारी, नेतन्याहू की कूटनीतिक चुनौतियां और अमेरिका की दूरी, ये सभी संकेत दे रहे हैं कि एक और बड़ा संघर्ष सामने खड़ा है, जिसकी आंच पूरी दुनिया महसूस कर सकती है।